हाल ही में 4 राज्यों के इलेक्शन नतीजों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी जीत मिली है। इन इलेक्शंस में जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को डिफेंड करने में सफल रहा, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे 2024 जनरल इलेक्शंस का सेमीफाइनल की तरह ले रहे हैं, जिसमें आए ऐसे नतीजे से बीजेपी जरूर खुश होगी। हालांकि ये गौर करने वाली बात जरूर है कि बीजेपी कैसे इतने कम समय में भारत की सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है और किस तरह उन्होंने कांग्रेस को बैकफुट पर लेकर आए, जो कि आजाद भारत के 60 साल तक भारत की सबसे पावरफुल पार्टी रही। चलिए सेंट्रिस्ट न्यूज पर आज इसे डिस्कस करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानने का एक तरीका है उनके आइडियोलॉजी के बारे में जानना, जिसे मापने के लिए वेस्टर्न फिलॉसफी में 2 मुख्य कैटेगरी इजाद हुआ, लेफ्ट विंग पार्टी और राइट विंग पार्टी। लेफ्ट विंग पार्टी उन ग्रुप्स को कहते हैं जो कि इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, सेकुलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को एडवोकेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राइट विंग पार्टी ट्रेडिशन, कल्चर, नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट करते हैं। अगर हम बीजेपी को इस स्केल में मापे तो वो एक सेंट्रिस्ट राइट विंग पार्टी के रूप में दिखती है, जिनका बेसिक मुद्दा राइट विंग ओरिएंटेड रहता है, जैसे नेशनलिज्म, हिंदुत्व, सांस्कृतिक रक्षा इत्यादि। साथ ही कुछ लेफ्टिस्ट मुद्दे जैसे सोशल डेवलपमेंट को लेके चलते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब मुस्लिम लीग एक एजेंडा फैला रही थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और ऐसे हिंदू डोमिनेंट पार्टी के रहते मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। दरअसल ये भावना उन दिनों आम जनता में भी बना हुआ था, जिस कारण से कांग्रेस को हिंदू मेजॉरिटी वोट का फायदा भी मिलता था, पर कांग्रेस खुद को एक सेक्युलर पार्टी के रूप में प्रेजेंट करती थी और पार्टीशन के बाद कांग्रेस के इस इमेज को आहत भी पहुंची थी। लिहाजा आगे के दिनों में कांग्रेस ने कई इनिशिएटिव लिए जिससे वो हिंदू मेजॉरिटी वाले भावना को कम करके देश में सेकुलरिज्म और भाईचारे की भावना को फैला सके। कांग्रेस का ये स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल रहा और इसी स्ट्रैटेजी के दम पर करीब 50 साल तक उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी बादशाहत कायम रखी। पर 90 के दशक से जब भारत में बहुत से रीजनल पार्टी का उदय हुआ, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी ने रीजन और कास्ट के आधार पर कांग्रेस के बड़े से वोट बैंक को तोड़ा, जिसके साथ ही कांग्रेस की पॉलिटिकल मोनोपोली का अंत शुरू हुआ। इसी समय में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट लेके सामने आई, पर उस समय रीजनल पार्टी की कास्ट डोमिनेंस स्ट्रैटेजी के सामने टिक नहीं पाए। हमने अपने एक वीडियो में इसे लेकर डिस्कस भी किया था, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी में बीजेपी पास्ट एग्जाम्पल को लेके पब्लिक को अट्रैक्ट करती है कि किस तरह पास्ट में मुस्लिम इन्वेजन के दौरान हिंदू का परसिक्यूशन हुआ और किस तरह कन्वर्शन के जरिए हिंदू पॉपुलेशन को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अनुसार वो इंडिया के 80% वोट बैंक को टारगेट कर इंडियन पॉलिटिक्स में अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है। इसी स्ट्रेटजी के बदौलत 2014 से अब तक बीजेपी को काफी फायदा हुआ है और केंद्र साथ ही कई राज्यों में सरकार बनाने में मदद मिली है। हालांकि ये स्ट्रेटजी साउथ में बीजेपी के लिए एक फेलियर साबित रहा है और बीजेपी अब तक साउथ के हिंदू वोट बैंक को पर्सुएड नहीं कर पाई है। हाल ही के दिनों में राइट विंग आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैली है। चाहे वो एशिया हो, यूरोप या फिर अफ्रीका, हर जगह पे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म काफी तेजी से फैली है। इसका कोई एक फिक्स रीजन तो नहीं दे सकते हैं, पर इसका एक मुख्य कारण है लेफ्ट विंग का फेल होना है। दरअसल पिछली शताब्दी में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि उन दिनों बहुत से देश अपने कॉलोनियल एरा से बाहर निकले थे और गरीबी जैसे बेसिक मुद्दों से लड़ रहे थे। लिहाजा इन मुद्दों से लड़ने के लिए उनके लिए लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ज्यादा शूट करता था। पर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट में कुछ खामी भी थी, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनोवेशन का न होना। साथ ही सोवियत यूनियन के पतन के बाद लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंस काफी तेजी से गिरी और यूएसए की इन्फ्लुएंस कैपिटलिज्म और राइट विंग आइडियोलॉजी काफी तेजी से एक्सपैंड हुई, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा। टेररिज्म और इलीगल माइग्रेशन ने इस आइडियोलॉजी को और एस्केलेट किया और बहुत से राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ने इसे मुद्दा बनाकर खुद को पावर में लाया। भारत भी इस राइट विंग वेव से अछूती नहीं रही। दरअसल 2008 की आर्थिक गिरावट बाद और कांग्रेस के सब्सिक्वेंट करप्शन एलिगेशन के बाद बीजेपी को मौका मिला इसे मुद्दा बनाने का और पब्लिक में होप जगाने का, जिसका फायदा उन्हें इलेक्शन में मिला। आपने एक कहावत तो सुनी तो होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। पॉलिटिक्स भी इससे कोई अछूती नहीं है। मॉडर्न पॉलिटिक्स बिल्कुल एक बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जहां एक नेता खुद को और अपने आइडियोलॉजी को बेचने का काम करती है, जिसके लिए उनको खुद का प्रचार करना अनिवार्य है।
इस कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल कर बड़ी एमएनसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को स्केलेबल लेवल पे बेचती है। इस मामले में बीजेपी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से काफी आगे निकल चुकी है। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस कदर की कि आम आदमी को काफी आंचे से इन्फ्लुएंस किया, जिसमें उनका सबसे बड़ा टूल बना सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ग्रोथ 2010 के बाद से इंडिया में काफी तेजी से हुआ और बीजेपी ने इसकी ताकत काफी पहले ही भांप ली थी और हर सोशल मीडिया साइट पे खुद की प्रेजेंस बनाई। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से काफी पीछे रह गई और 2014 के इलेक्शन में उनके जीत का बड़ा कारण रहा। एक और चीज जो कि बीजेपी की जीत का कारण बनी वो थी ब्रांडिंग। किसी भी इंसान को आप कोई भी चीज तभी बेच सकते हैं जब वो उसे जरूरत की लगे और बीजेपी ने अपनी ब्रांडिंग कुछ इसी तरह किया। किसी भी डेवलपिंग नेशन में जहां लोग बेरोजगारी, महंगाई और छोटे छोटे मुद्दों से जूझ रहे होते हैं, तब उन्हें एक उम्मीद की आस रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और बीजेपी ने एग्जैक्टली खुद को इसी तरह प्रेजेंट किया। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग एक होप की तरह किया कि उनके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसी होप से पब्लिक सेंटिमेंट को जीतने का काम किया।